और बड़ा करें, कर देते। चल रहा था, बंगाल का हिस्ट्री चल रहा है। बंगाल में दोहरी शासन जब 1764 के बाद, गप नहीं, बक्सर युद्ध के बाद, उसके बाद कौन सा संधि हुआ था? इसके बाद बताइए, इलाहाबाद की संधि। हाँ, इसके बाद पूछ रहे हैं, क्या बोले? बोले इस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? और आदिनगर संधि किसके बाद हुआ था? प्लासी युद्ध के बाद। तो इलाहाबाद की संधि में मैंने एक बात बताया था कि इलाहाबाद संधि में सबसे बड़ा जो अंग्रेज का बेनिफिट हुआ, दीवानी अधिकार दिया गया था 3 क्षेत्र का। याद आ रहा है कुछ कुछ? कौन कौन क्षेत्र का? बंगाल तो है ही है, बिहार, उड़ीसा, 3 क्षेत्र का। हाँ, पहले एक ही है। अब मेरा ये कहना है, एक थोड़ा सा टॉपिक, छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको लेके उसके बाद हम 80-57 पर आएंगे भी, आज उसी का टारगेट रखे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक आता है क्वेश्चन, इसमें 2 ही क्वेश्चन बनता है। बंगाल में दोहरी शासन, इसी को बोलते हैं द्वैध शासन भी लिखते हैं कहीं कहीं। क्या रहेगा? द्वैध शासन भी है कहीं कहीं। शासन बोले जो ही बोलिए, है ना, डुअल पावर, डुअल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डुअल। डुअल का मतलब 2 ही है, मतलब कैसे कैसे इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा समझने का चीज है। इसको पहले देने वाला कौन है? लिख लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव। पहला तो नाम यही आएगा क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव का देना ही है। बाकी और लोग इसमें शामिल है, लेकिन मेन आदमी शुरुआत करने वाले यही है। इसने कहा दीवानी तो मिल ही चुका था, एक और बताए थे निजाम, याद आ रहा है ना? निजाम या निजामत जो बोल सकते हैं, है ना? ये दोनों अधिकार अपने पास रखा। किसके पास रहा? अंग्रेज के पास। लेकिन एक चीज छोड़ दिया वहां के नवाब पर, उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ये देखिए, जिम्मेदारी यानी दायित्व। बोला हम कुछ चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ये है नवाब के पास या राजा, जो भी कर सकते हैं। सब कुछ काम करेगा पीछे, कहता है ना, पर्दे के पीछे से काम करेगा। एक तरह से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं कि अंग्रेज जब पर्दे के पीछे से शासन चला रहा है। आपको एक आएगा बाद में कभी, एक होता है कभी मौका मिलेगा तो उसमें मुगल में पढ़ना नहीं है, एक वहाँ पेटीकोट सरकार होता है, उसमें भी एक अलग ढंग का काम होता है। तो जो भी हो, मेरा कहने का पर्पस ये है कि इलाहाबाद संधि के बाद दीवानी अधिकार तो मिला ही, बल्कि निजामत अधिकार भी इसको मिल गया। और दीवानी मतलब मैंने बताया था क्या चीज करने का काम? राजस्व वसूली, ऑलरेडी सब पढ़ा चुके हैं सब खाली। और निजामत मतलब मैंने कहा एसपी का एग्जाम्पल दिए थे ना, एक है डीएम, एक है एसपी का एग्जाम्पल दिए, तो दोनों मिलाकर एक ही पद मान के चलिए। तो ये दोनों का पावर किसके पास है? यानी कि कहाँ कितना टैक्स लगाना है, क्या लगेगा नहीं लगेगा, कहाँ किसको देना है, सब अधिकार किसके पास है? किसकी नियुक्ति करना है, कौन जमींदार बनेगा नहीं बनेगा, सब पावर इसके पास। लेकिन कुछ घटना घटेगा तो उसका जिम्मेदारी किसके पास जाएगा? नवाब। इसी को हम बोल रहे हैं ड्यूअल नेचर, यानी कि दोहरी शासन। मेन अधिकार इसका, लेकिन आगे बढ़ा दिया अपने नवाब को, जो राज क्षेत्र का जो नवाब है, राजा है, जो भी है, उसको आगे बढ़ाकर बोला कि कुछ होगा तो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। यानी चालाकी यही है। कल मालते कहीं कुछ विद्रोह हो गया, किसान विद्रोह पढ़ेंगे बाद में, कहीं मिलेगा जरूरत पड़ेगा, वहां विद्रोह होगा, उसका टोटल जिम्मेदारी लेगा कि आपके कारण विद्रोह हुआ, मेरे कारण नहीं। जबकि पूरा टैक्स बढ़ाएगा कौन? ये अंग्रेज, टोटल अंग्रेज ही काम करेंगे। तो दीवानी और निजामत का ये पावर रखा अपने पास, और रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व का दिया पावर किसके पास? नवाब पर छोड़ दिया। इसको इस शासन व्यवस्था क्या कहते हैं? दोहरी शासन व्यवस्था। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसको बंद कौन किया है? एक है शुरुआत किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। 1772 में इसमें किया, बारिंग हेस्टिंग आते हैं जिसने इसको समाप्त कर दिया। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन खाली बनता है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। बारिंग हेस्टिंग नोट कर लीजिए।
बारिंग हेस्टिंग। शुरू किया रॉबर्ट क्लाइव। आपको पीडीएफ में भी हम देंगे, ऐसा नहीं है कि जहां जो जरूरत पड़ेगा पीडीएफ का बना हुआ भी है, उसमें भी मिलेगा। तो बंगाल में दोहरी शासन, पूरे भारत में नहीं, अकेला ही बंगाल की बात कर रहे हैं। और धीरे धीरे फिर पूरे भारत में भी जाएगा, ये भारत में भी सब जगह धीरे धीरे करेंगे। अब है कि ये रॉबर्ट क्लाइव है, बारिंग हेस्टिंग है, और लोग भी आएंगे। अब दीवानी बल आएगा, तो फिर भू राजस्व आएगा, भू राजस्व प्रणाली, टैक्स का सिस्टम कैसे वसूलेगा। मैंने बताया था शायद 3 को, एक अस्थायी बंदोबस्त आता है, फिर बताया था महालवारी आता है, और एक रैयतवारी। 3 तरह का दिखाता है, और तीनों से किसान परेशानी रहते हैं, है ना। किसी को बीच वाला को फायदा हो जाता है कभी कभी, लेकिन तीनों से इसका पर्पस यही है कि हम यहां से जितना टैक्स वसूल सकें, जितना टैक्स हम वसूल के कम करें। एक और, अभी तक अंग्रेज व्यापार जरूर कर रहे थे, तो वह विदेश से क्या लाते थे, सोना चांदी यहां लाते थे, क्या लाते थे, और यहाँ के जो व्यापारी उसको देते थे, ठीक है, और यहाँ से सामान खरीदते कहाँ ले जाते थे, विदेश में। लेकिन ये शासन प्रणाली आने के बाद, यानी कि जब ये 1765 में जो आपका इलाहाबाद संधि हुआ, इसके बाद इसने प्रोसेस बोला हम सोना चांदी देना बंद कर दिया भारत को, भारत को नहीं देगा, कोई व्यापारी नहीं देगा। अब कहेगा हम यहाँ से टैक्स वसूलेंगे, टैक्स मतलब रुपया ही है ना, जो रुपया आएगा हम उसी से सामान खरीदेंगे, और उसको फिर लेकर कहाँ बेचेंगे, इंग्लैंड में। फिर इंग्लैंड में जब कारखाना बनेगा तब फिर कच्चा माल यहां से जाएगा, अब पका हुआ माल फिर यहीं आकर फिर यहीं बेचेगा। यानी आप ही का सामान ले गया, वहां बनाया कम दाम पर, अब फिर ज्यादा दाम पर वहां बनाकर फिर आपको माल बेच रहा है ना। तो वही हाल बाद में होगा, वो बात की बात है। अभी आप रखिए दोहरी शासन, पूछेगा दोहरी शासन क्या है, आपको हम पीडीएफ में भी इसको दिखा देते हैं, आपको पूरा डिटेल परिभाषा के साथ। देखिए ये पहला नहीं है, आ गया हेडिंग आपका यही रहेगा, मैं उसके अंदर ही डाल दिया है, रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बंगाल में दोहरा शासन व्यवस्था, कुछ नहीं, थोड़ा सा समय कम है और तेजी से निकलेंगे। किसने दिया, एक लाइन में मैंने पहले समझा दिया। और इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, वास्तविक स्वामी हो गई, मेन स्वामी यही है। अगर हम कहें भारत में जैसे पीएम और एक प्रेसिडेंट है ना जी, कागजी रूप से कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन वास्तविक स्वामी कौन है यार, टोटल पावर किसके पास है। तो वही हाल यहां पर भी है, टोटल पावर अंग्रेज के पास, यानी कंपनी के पास, और कंपनी को मिला दीवानी और निजाम। मैंने बताया था पुलिस और जुडिशियल दोनों, है ना, एसपी जो बने एग्जाम्पल दिया। और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं है। शुरुआत कौन किया, रॉबर्ट क्लाइव। और किसी प्रकार का दायित्व जिम्मेदारी किसके पास था, उसके पास, कंपनी के पास नहीं, किसके पास रहेगा ये, राजा के पास या नवाब के पास। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, जो पुराना नवाब थे उसको ज्यादा हटाया उठाया नहीं, उसी को बोला तुम ही रहो तुम ही बनो, लेकिन पीछे से काम हम करेंगे। आप 72 में आए बाद में बारिंग हेस्टिंग, जिसने क्या किया, दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और बंगाल में पर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन, डायरेक्ट शासन हो गया, है ना। एक अप्रत्यक्ष होता है, इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है ना। हाँ 1972 गलत हो गया, 1772 चलिए कोई बात नहीं। हाँ पीछे जाए, हाँ देख लेते हैं इसमें गलती था क्या, कहाँ टाइपिंग 1700, ये तो ठीक है, ये पूरा यहाँ आने का कारण दिया है, ये कब से कब तक रहा, ये वाला, अच्छा हाँ ये 65 होगा, ठीक, कोई टाइपिंग मिस्टेक है। आने की द्वैत शासन कब तक रहा, 65 से कहां तक रहा, 72 में तो फिर कैंसिलन हो गया, इसलिए 72 तक दिया गया है। तो कैसा साल रहा है, जोड़ लीजिए, 5-7 साल, 7-5-12 है ना, ठीक है। अच्छा है, सुधारते जाइए जहां जरूरत लगता बताइएगा। तो ये थोड़ा सा मेन पढ़ाना टॉपिक मेरा यही थोड़ा सा पहले का दे दिए कि ये भी एक कारण बनता है बाद में आगे उसका बताएंगे 1857 का विद्रोह का। तो रॉबर्ट क्लाइव, इसमें तीन ही प्रश्न बनेगा, ज्यादा नहीं बनता है। एक, शुरुआत किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा बंद किसने किया, बारिंग हेस्टिंग, और तीसरा कब से कब तक रहा, ये भी पूछ सकता है, और या इसका परिभाषा से क्वेश्चन पूछ सकता है, और कुछ नहीं है ना, जो इसका मतलब है, जिसका अर्थ क्या है बंगाल में द्वैत शासन का मतलब, ठीक है। अच्छा है कि कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगा तो जरा बताइएगा, है ना।
अब ये है मेन, आज का क्लास हम इसी पर लेंगे। ये ऐसा नहीं कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, ये लगभग सब लोग पहले से पढ़ चुके हैं, खाली उसको हम रिवीजन करेंगे, है ना। हम इसमें कई कारण बताएंगे, जैसे राजनीतिक कारण हो गया, फिर आर्थिक कारण भी आएगा, फिर धार्मिक कारण भी आएगा। तीन ही मेन कारण है। एक आएगा तात्कालिक कारण। क्या आएगा? तात्कालिक कारण। आखिर ये विद्रोह क्यों हुआ और इस पर प्रश्न कहां कहां से आता है, हम प्रश्न के साथ साथ देखेंगे। अब यहां से डीपली चलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पढ़ाए नहीं, अब हम रहा है। पहला है राजनीतिक कारण के अंतर्गत 1 नंबर, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति, व्यक्तिगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना। या इसी को कहीं कहीं लिखेगा विलय नीति, लिख लीजिए विलय नीति। चारों का जन्मदाता कौन? डलहौजी, है ना। हड़प नीति बोलिए, व्यक्तिगत नीति बोलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंग्रेजी में बोलते हैं कि उसी का मीनिंग है, और विलय नीति। सबका मतलब लगभग एक ही है, 100% एक नहीं कह रहे, लगभग एक माना जाता है। इस नीति के अनुसार मैंने बताया था कि कोई राजा है, अगर उसका पुत्र नहीं है, कोई शासक है, मैंने पहले बात बता चुका, इसका पुत्र नहीं है, तो कंपनी ने ऐसा रूल बना दिया, ऐसा नीति, ऐसा नियम लाया कि अगर जिसका पुत्र नहीं है तो गोद भी नहीं ले सकता है। हाँ, इसको और गोद प्रथा भी सकते हैं, लिख लीजिए थोड़ा सा, गोद प्रथा का भी पूछता है ना। गोद निषेध प्रथा, पूरा गोद निषेध, इसमें क्या लग जाएगा? गोद निषेध, यानी कि गोद नहीं लेना है ना, गोद निषेध प्रथा। तो ये कहा गया कि नहीं, उसका पुत्र नहीं, तो दत्तक पुत्र जो होते थे पहले गोद लेके भी शासक बनता था, चलो भाई का बेटा का ले लेते हैं, बहन का बेटा का ले लेते हैं। अब बोला कि नहीं, जिसका पुत्र नहीं है वो शासक, अगर मृत्यु हो जाती है उसका पूरा साम्राज्य किससे मिल जाएगा? कंपनी में, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में। ये इसका लॉ डलहौजी। और इस तरीके से वो कितने जगह का हड़पना चालू किया, तो बहुत क्षेत्र को डलहौजी ने कब्जा कर लिया धीरे धीरे, और ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, है ना। तो ब्रिटिश यहां जो प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न आपको यहीं से पूछेगा, हड़प नीति किसने दिया, व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने दिया, विलय नीति किसने दिया, और गोद निषेध, सब एक ही आंसर होगा, डलहौजी, डलहौजी, है ना। मैंने लिखा भी है, यदि किसी शासक का पुत्र न हो तो उसके दत्तक पुत्र को शासन नहीं सौंपा जा सकता, बल्कि वह क्षेत्र किसे मिल जाएगा? ब्रिटिश क्षेत्र में, है ना, ब्रिटिश राज में ला दिया जाएगा। अब एक और दूसरा क्वेश्चन जो हमेशा 17 से क्वेश्चन आता है, पहला क्षेत्र बताइए जिसने डलहौजी के द्वारा हड़प नीति, चाहे कह सकते हैं विलय नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिलाया, 1848 में। ये अच्छा क्वेश्चन है, डेट के साथ याद करना पड़ेगा। 17 पड़ता है कहां? महाराष्ट्र, नोट कर ले, महाराष्ट्र में। पहला याद रखिए कम से कम, बाकी का याद रहे चाहे मत रहे, कम से कम पहला जरूर याद रखिए। क्या पहला से ही प्रश्न पूछता है तो पहला पूछेगा, ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, बीपी से हमेशा आता है, 1848 का 17, है ना। क्या हुआ? पहली बार इसने मिला। बाद में मैंने और कुछ दे दिया है आगे के लिए कि आप रस याद करते हैं। 49 में कहा जैतपुर, 50 में कहा संबलपुर, एक और झांसी ले याद कर लीजिए 53। ये देखिए लक्ष्मीबाई भी आएंगे बाद में, इसी से ना खुश हो जाएंगी, है ना। और 1853 है, फिर 54 में नागपुर, ये भी महाराष्ट्र इत्यादि को क्या मिला लिया। इसके अलावा भी मिलता है, लेकिन ये मेन चीजें दे रहे हैं। और एक लास्ट में जो मिलता है 1856 में, कुप्रशासन के नाम पर बोला कि नहीं, आप अच्छा से शासन नहीं कर रहे हैं, आप जनता को डलहौजी बोल रहा है राजा को, है ना, कि आप जनता को परेशान कर रहे हैं। और उसके नाम पर क्या किया, अवध के क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन पढ़ सकता है, कुप्रशासन के आधार पर डलहौजी ने किस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, है ना। कुप्रशासन, कुप्रशासक मतलब प्रशासन सही नहीं होना, प्रशासन सही का नहीं, यानी नहीं काम कर रहा है। ये आरोप लगाया डलहौजी ने, वहां का राजा पर आरोप लगाया कि आपके क्षेत्र में प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है, और उसके आधार पर अपना बोले कि हम ज्यादा अच्छा प्रशासन देंगे, जनता को ज्यादा खुश रखेंगे। जबकि उल्टा है, सबको पता है कि बाद में और ये चूसने वाला आदमी है, यानी पूरा शोषण करने वाला अधिकारी है। और डलहौजी का यही नीति के कारण पूरा ब्रिटिश साम्राज्य लगभग फैलते चला गया। डलहौजी के बाद दूसरा आता है, एक और फेमस नाम है ना, लॉर्ड बेलेजली। इसकी सहायक संधि ये उससे पहले ही आ चुका था, है ना। ये आपका डलहौजी से पहले पहुंचा हुआ है, 1798 की बात कर रहा है ना। इसने एक और उपाय लगाया। अब थोड़ा सहायक संधि का मीनिंग समझिए।
ये आज भी चलता है, ये अभी भी कुछ कुछ क्षेत्र में बताएंगे, हाँ ना, बाद में बताएंगे आपको। इसमें होता है कि कोई क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ का कोई राजा है, राजा को दूसरे शत्रु से भी सुरक्षा खतरा रहता है। कंपनी ने या अंग्रेज ने कहा कि ऐसा करता है, मेरे पास सेना है, हम आपको सुरक्षा देंगे। क्या देंगे? सुरक्षा देंगे, आप हमसे संधि कीजिए। यानी सुरक्षा के नाम पर ही संधि करता है। सहायक संधि का मतलब सुरक्षा के आधार पर कि आपको हम सुरक्षा देंगे और आपको कोई दूसरा अटैक करेगा, दूसरा राज्य का नवाब या दूसरा कोई भी करेगा, कंपनी या दूसरा जो भी देश के और भी आए, जैसे यूरोपीय हैं जो भी हैं, एक मिनट फोन है ना, तो उससे सुरक्षा आपको हम देंगे। तो उसके बदले में राजा कहेगा ठीक है, तभी क्या कहेगा, हम आपसे संधि बनाएंगे और मेरा एक अधिकारी कहां रहेगा? आपके यहां रहेगा। मेरा सेना तो रहेगा ही, सेना ही रहेगा, और एक अधिकारी, जिसको रेजिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजिमेंट कहा जाता है। एक अधिकारी जो ये सेना का पूरा खर्च कौन उठाएगा? बताइए आप, कॉमन सेंस लगाइए। राजा उठाएगा पूरा अधिकार, पूरा सेना किसकी है? ब्रिटिश की। और उसका खर्च कौन दे रहा है? ये। और एक अपना अधिकारी, एक ब्रोकर बैठा दिया कि कहीं उल्टा पुल्टा ना गेम खेले, पूरा देख रहा है वहां, उसका इंटरनल पोजीशन दे रहा है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। और धीरे धीरे राजा खत्म, तो फिर कब्जा किसका? कंपनी का। कॉमन सेंस है, यही इसने कहा क्या, दुश्मनों की सुरक्षा करने के आधार पर लिखा ना। इसके तहत क्या किया है? शासकों को दुश्मनों की रक्षा करने का वचन देते थे। अब बाद वचन, अब पूरा कंपनी का फौज का खर्चा कौन देता था? भारतीय शासक। इसलिए बेलेजरी के सिद्धांत के आधार पर भी बहुत सा क्षेत्र को क्या किया? मिलाया गया। इसमें पहला जो मिला, इन नोट कर लीजिए, हैदराबाद के निजाम। ये क्वेश्चन आता है, हैदराबाद के निजाम 1798 में पहली बार बेलेजरी की सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। हैदराबाद सन निजाम कभी और पढ़ेंगे डिटेल से। हीरे जवाहरात सोने चांदी के लिए फेमस है ना। आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद के जो राजा थे उसका कभी कभी प्रदर्शनी लगता है, अभी कभी म्यूजियम में, संग्रहालय में कभी जाएंगे, उसका निजाम का दिखाया जाता है कि कैसे कैसे मुकुट था, क्या था, है ना, उस पर कितने तरह के हीरे का प्रकार है, सोना है, बहुत तरह का दिखाया जाता है। कहीं कभी देखिएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। और इस प्रकार से पहला क्षेत्र कौन हुआ? हैदराबाद। वहां कौन क्षेत्र था? सतारा। हम रिपीट करते जा रहे हैं, फिर रिपीट याद होते जाए। वहां था सतारा डलहौजी में, और यहां है हैदराबाद। खाली कुशासन के नाम पर एक पहला था, अंतिम में क्या है? अवध। और उस अवध वाला ही क्या है? बाद में 1857 विद्रोह का कारण बनता है ना। तो पूरे कंपनी का फौज को भी देना पड़ेगा। और मैंने अभी रेजिमेंट की बात की थी, याद है? एक अधिकारी होगा, है ना, जो रेजिमेंट के माध्यम से राज्य के अंदरूनी है ना मामलों पर नजर रखेगा, और जो इंटरनल जो भी है। और 1801 में लॉर्ड बेलेजली ने अवध को भी सहायक संधि के तहत मिला लिया। ये देखिए, अवध को पहले ही मिलाया जा चुका है ना। बेलेजली भी बना चुका है अवध को सहायक संधि के तहत। फिर कुछ दिन इसका हट गया होगा, फिर आ गया, फिर आपका डलहौजी पर अटैक कर दिया उस पर, है ना, कुप्रशासन के नाम पर। तो ये था आपका लॉर्ड बेलेजली। कुछ कुछ क्षेत्र और जो यहां से क्वेश्चन आता है कि कहां कहां सहायक संधि पर काम किया है। इसी प्रकार से पेशवा, सिंधिया, है ना, ये सब क्षेत्रों को भी क्या किया? सहायक संधि के तहत मिलाया गया। इसमें एक और फेमस है, मैसूर के राजा टीपू सुल्तान। यही एक ऐसा राजा है जो बेलेजली के सहायक संधि को मानने से इनकार कर गया, मतलब नहीं मानेंगे। हम आपके लिख भी दिया है ना। और यही कारण है कि श्रीरंगपट्टनम में इसकी युद्ध होता है। किसके साथ? लॉर्ड बेलेजली अन्य ब्रिटिश सेना के साथ। और उसमें क्या था? मारा जाता है ये बेचारा। टीपू सुल्तान का बाबूजी का नाम हैदर अली ना। इसको लिख ली, कहीं हैदर अली कहीं पढ़ना होगा। हैदर अली पहले वही राजा थे मैसूर के, बाद उनका पुत्र बनता। ये सबसे टीपू सुल्तान इतिहास में फेमस हो गया, क्योंकि वे वीर गति को प्राप्त हुआ। इसको कहा था कि देश के लिए मर गया, है ना, लेकिन अंग्रेज के सामने नहीं झुका, है ना। अब बाद में मैसूर का जब राजा डेथ कर गया तो बोडियार राजवंश को हाथों में दे दिया। एक छोटा सा राजवंश था, और कुछ क्षेत्र को क्या किया? आपस में बांट भी लेता है ना। एक निजाम में बढ़ता है। देखिए कहां का बढ़ता है, मैसूर क्षेत्र किस में बढ़ता है, सुन लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टीपू सुल्तान के बाद मैसूर को क्षेत्र किसके पास गया? कुछ गया ब्रिटिश के पास, कुछ गया निजाम के पास, और कुछ किया बोडियार वंश के पास। 3 पास। और ये क्षेत्र बांटने वाला कौन? खुद ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश बोला ठीक है, तुमको भी दे देते हैं कुछ हिस्सा, तुमने भी हमको मदद किया था। ये क्वेश्चन आता 1799 में
पट्टनम। ये डेट याद रखिएगा किस युद्ध में मारा गया था टीपू सुल्तान, है ना। ये आपका एससीईआरटी में भी दिया हुआ है, देखिएगा। तो टीपू सुल्तान का ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे, चूंकि हम पढ़ाना हमको 1800, कभी मौका में इसका अलग एक पूरा एक दिन का पूरा क्लास लग सकता है टीपू सुल्तान पर, अगर डिटेल पढ़ेंगे तब। अभी हम ब्लेजली की सहायक संधि में खाली इसका नाम आया तो आपको बताते चले गए। और आधा क्षेत्र कौन लिया? अंग्रेज और निजाम में विचर बच गया, है ना, बाकी चला गया बोडियार वंश। अब है भू राजस्व, ये इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू, जिसके साथ मैं 3 चीज बताया था अभी, अस्थाई याद आ रहा, और अस्थाई सेटलमेंट, और फिर महाल और रैयतवारी, इसको भी हम देखेंगे। यही सब चीज है जो आगे कारण बनेगा 1897 विद्रोह, क्योंककि ये सब एकदम शोषण वाला चीज है ना। धीरे धीरे किसान को शोषण होता है, यहाँ की जनता का होता है। इलाहाबाद संधि के तहत ही कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या मिला था? दीवानी। मैंने कई बार बताया। और उसी समय तय किया गया कि हम 3 प्रकार से क्या लेंगे? कर प्रणाली चलाएंगे। और कैसे कैसे चलाते हैं अलग अलग क्षेत्र में, यहां से भी क्वेश्चन आपका आएगा। रियल में पढ़ना अलग से, लेकिन हम इसको जानबूझ के 80-57 में ही डाल देते हैं ताकि क्वेश्चन बनने से मतलब है। अस्थाई बने, परमानेंट सेटलमेंट किसने दिया? क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ना। ज्यादा हम समय इसमें नहीं लेंगे, फटाफट करते चलिएगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, डेट भी याद सकते हैं, और कॉर्नवालिस फेमस है, इसको परमानेंट बोलते हैं, लिख लीजिए परमानेंट सेटलमेंट। है ना। इसमें करना क्या है? कंपनी बोला कि हम जो कुछ जमींदार नियुक्त करें, कुछ कुछ क्षेत्र को जमींदारी दे दिया कि फलना फलना एरिया में था। अब वो क्या करेगा? किसान से क्या करेगा? टैक्स वसूलेगा। टैक्स वसूल किसको देगा? कंपनी को, है ना। यानी कि मेन जिम्मेदारी वाला चीज ले लिया, जवाबदेही इसके पास रहेगा। कल कुछ होगा तो इसके पास जाएगा। किसान तो 2 गाली किसको देगा? जमींदार को। डैड इसको नहीं दे रहा है ना, बहुत चालाक है ये, है ना। अब पूरा प्रेशर बनाएगा। ये शुरू में आया केवल 10 बरस के लिए आया था। शुरू में कितना आया था? 10 बरस। मैं 10 बरस फिक्स कर दिया कि हाँ इतना टैक्स देना है। उसके बाद फिर लगान का रेट अलग होगा या जो भी होगा, लेकिन 10 बरस तक लगान का जो दर था वो फिक्स किया गया था। लगान का दर फिक्स 10 बरस के लिए। 10 बरस के बाद ही फिर चेंज करेंगे जो भी है। कहां कहां ये लागू करवाया गया? पहला बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है किस किस क्षेत्र में है। एक और लिखे हैं 19% क्षेत्र। अगर इससे पूछे कि स्थायी बदली में से भूमि का मालिक कौन होता था, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, जमींदार। नोट कर लिए। इसे देखिएगा, जिसके दादा परदादा कभी जमींदार रहे होंगे उनके पास ज्यादा एकड़ में जमीन रहता है ना जिनके घर में होंगे तो। और लगान का कितना? 10/11 कंपनी को मिलता था और 1/11 जमींदार लेता था। जमींदार भी अपना खाना पीना चाहिए उसको ना, उसको तो अपना हिस्सा चाहिए था। तो दोनों मिलके अपना किसान बेचारा पिसा रहा है। और कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? ये क्वेश्चन याद रख सकता है, क्षेत्र पर कितना है ये याद रखिएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, कंपनी, जमींदार और किसान कहां फैला हुआ? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ये तो याद रहेगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ईपी जोड़ी और उत्तरी कर्नाटक। पूरा कर्नाटक में नहीं है। 10/11 भाग लगान इसने लिया कंपनी ने, 1/11 भाग जमींदार में लिया। तो कॉर्नवालिस बहुत दिमाग वाला भी था और सा ध्यान से इसने क्या किया। हाँ ठीक है, रैयतवारी सेकेंड, रैयतवारी वारी होगा, है ना। कैप्टन रीड, कहीं कहीं लिखता है कर्नल रीड, वही है कैप्टन कर्नल, है ना, कर्नल रीड। और टॉम्स मुनरो, ये दिया। किसने दिया वो तो जरूर याद रखिए, कम से कम 1792 में, है ना। और इसने कहा रैयत मतलब होता ही है किसान, रैयत का मतलब ही होता है किसान, है ना। और इसने कहा 51% क्षेत्र पर सबसे ज्यादा लगता ही रहेगा। देखिए अभी आपका कितना था? 19% था पहले वाला, है ना। और ये 51% पर। तो पूछेगा कौन सा भू राजस्व व्यवस्था सबसे अधिक पॉपुलर था? रैयतवारी माना जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा क्षेत्र पर रहेगा ज्यादा पॉपुलर कराएगा। और कंपनी से लेकर अब हम किसान से डायरेक्ट टैक्स ले रहा है। यहाँ क्या ले रहा है? डायरेक्ट टैक्स लेगा, है ना। तो भूमि का मालिक कौन होगा? किसान। ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है, भूमि का मालिक यहाँ पर रैयत चाहे किसान। और इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार ये व्यवस्था कहाँ? बारामहल, है ना, ये तमिलनाडु में हुआ था। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि सबसे पहली बार कहाँ हुआ था। अब बाकी बाद में लागू किया, बम्बई में, मद्रास में, आसाम में और पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश बन गया। कौन है? पूर्वी बंगाल वही ना हुआ। पश्चिमी बंगाल तो आपका कलकत्ता वाला है ही है। पूर्वी बंगाल कौन हुआ? बांग्लादेश। तो कहने का मेरे पग रैयतवारी में ध्यान रखना है, किसान इसमें क्या होगा?
भूमि का मालिक। और डायरेक्ट क्या करेगा, कंपनी को टैक्स देगा। कंपनी जो भी रेट इसमें होगा, रेट इसका फिक्स होगा। उपज का इसमें उपज का बाइज लेता है, उपज का 1/2 भाग यानी 50-50। क्योंकि बीच में कोई है नहीं ना, एक सीधे कंपनी है और क्या है सीधे किसान है, डायरेक्ट है, जिसे बढ़ा दिया सीधे। बोला ठीक है जितना उपज होगा आधा हमको देना, आधा यानी कि इसको 50% लिख सकते हैं चाहे तो। आप क्वेश्चन हो सकता है 1/2 नहीं दे के दे दे 50% परसेंटेज में दे देगा, तो क्वेश्चन ध्यान रखेगा, है ना। और दूसरा है माहौलवारी, तीसरा। इसको देने वाले कौन, हॉल्ट मैकेंजी। ज्यादा समझना नहीं है, खाली हम आपको रीडिंग कर रहे हैं बॉटिन बट, और पढ़ाना हमको मेन टॉपिक दूसरा है। जेम्स थॉमसन, ये 2 आदमी मिलके ये पहले दिए, लेकिन बाद में इसमें इसने उसको सुव्यवस्थित किया। नोट करिए, ये दोनों मिलके सुव्यवस्थित किया था प्रणाली को। क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है कि माहौलवारी जो व्यवस्था है शुरुआत किसने की, हॉल्ट मैकेंजी ने, लेकिन उसको सुव्यवस्थित से सुचारू रूप से किसने दिया, जेम्स थॉमसन और मार्टिन बर्ड ने। ये थोड़ा सा हो रहा है। और इसके लिए कहा गया पहली बार मानचित्र का प्रयोग किया गया, लगान और पंजी रजिस्टर, है ना। जो मैपिंग होता है जैसे खतियान कहते हैं ना, जब उस तरह का पूरा यूज किया गया। पहले लगान तय करें, पहले तक फिक्स कर दिया था चल इतना है इतना है। अब नहीं कि हाँ जय कट्ठा रहेगा उसके हिसाब, कट्ठा के हिसाब से चल रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, माहौल मतलब होता है गांव, ठीक है। और गांव का हेड कौन होगा, मुखिया, और कंपनी। मुखिया केवल माध्यम होगा, मालिक नहीं होगा, याद रखिएगा। मालिक इसमें नहीं होगा, खाली माध्यम होगा। ये खाली क्या करेगा, कलेक्ट करेगा गांव के किसान से। क्या करेगा, मालिक यही होगा, मालिक होगा आपका किसान ही, है ना, किसान। लिख लीजिए इसमें भी, भूमि का मालिक, कंफ्यूजन होने हो जाए। भूमि का मालिक, मुखिया मालिक नहीं कहलाएगा, है ना। मुखिया को पावर नहीं कि किसी का जमीन बेच दे और कुछ कर दे, है ना, खरीद ले। केवल बस गांव से कलेक्ट करेगा गांव में, और उसको लाकर कहाँ दिया, कंपनी को दिया। और ये कितने % पर है, 30। तो कितना कितना हुआ, 19 था पहला, दूसरा 52 था ना, 51, और 50, और ये 30। ये तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, 51 वाला। तो याद रहिए ध्यान की कौन ज्यादा में था, किसान वाला, रैयत वाला। तो कंपनी, मुखिया और गांव, ये 30% पर। इसका क्षेत्र कहाँ गया, ये देख लीजिए, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी यूपी। इसमें रेट तय नहीं किया गया, क्योंकि रेट बता ही दिए पहले, ये मानचित्र के हिसाब से जाएगा ना, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि यहाँ से डिपेंड करता है किस एरिया पर है, कहाँ पर मैंने बंजर जमीन है, कहाँ पर क्या, वहां तक नहीं कुछ हो रहा है, खेत है तब हम लेंगे, है ना। अब देखिए कृषक को भूमि बेचने और खरीदने, तो मालिक कौन हुआ, कृषक, है ना। तो अभी तक हमने पढ़ा 3 चीज। ये हम पढ़ रहे हैं किस में आर्थिक में, पहला पढ़े राजनीतिक में ना, पहले हम पढ़े राजनीतिक कारण में। इसमें क्या क्या पढ़े, डलहौजी, फिर हम रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा, इसमें पढ़े बेलेजली, इन है। और दूसरा हम पढ़े आर्थिक कारण में, जिसमें पढ़े आपका अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा माहौलवारी और रैयतवारी, है ना। यानी कि ये आपका राजनीतिक कारण में जा रहा है, ये आपका आर्थिक कारण में आ जाएगा। एक और कारण है जो आगे कार का मेन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, है ना, का अपमान। ये देखिए डलहौजी बहुत खतरनाक आदमी था, वो राजा को ही जो अपमानित कर दिया। अब बोल रहा है कि लाल किला से हटो और बादशाह की उपाधि छोड़ने का ला। तो ये एक राजा के लिए क्या होगा, बहुत बड़ा अपमान होगा कि एक विदेशी आकर हमको ऐसा सब बात बोल रहा है, जबकि हम इस देश का राजा हैं। उसके बाद यही हाल है, इसलिए इसके सपोर्ट में सेना या और भी लोग आएंगे और विद्रोह का जन्म होता है ना। तो एक कारण ये भी माना जाता है। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान, अपमान कौन किया, डलहौजी। किस लिए, क्या, लाल किला से हटने के लिए और बादशाह की उपाधि छोड़ने के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब मेन है, ये हुआ धार्मिक कारण। यहां से इस सैनिक में ही धार्मिक आ जाएगा, है ना। एक चीज और, जब सेना, देखिए कैसे ब्रिटिश सेना यानी ब्रिटिश कैसे यहां पर शासन कर रहा है। जहां जिस क्षेत्र को जीत रहा है, एक तो राजा का सेना होगा ही, होगा ना, और एक अपना सेना, इसकी अपनी सेना जो अंग्रेज गोरे वाले होंगे। कह रहा कि
जब सेना एक ही जगह है तो इसको अधिक वेतन दे रहा है, इसको कम वेतन दे रहा है, अपना आदमी को ज्यादा दे रहा है प्रेफरेंस। और बड़े बड़े अधिकारी पर सब अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो फिल्म देख लीजिए लगान, याद है फिल्म किसका, आमिर खान वाला, है ना। चलिए, तो वहां भी देखिएगा यही कहानी है। तो वही बोला कि भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, भेदभाव किसके लिए, वेतन पर, यानी कि कम वेतन देकर अधिक काम लेना। काम तो दोनों लड़ाई कर ही रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कम वेतन, यानी एक ही रैंक का आदमी है तो भी इसका वेतन कम है, इसका वेतन ज्यादा है ना। तो इस हिसाब से क्या होगा, भारतीय सैनिकों में क्या होगा, असंतोष की भावना पर। दूसरा कारण, एक और इसी में कारण है, बल्कि जब विश्व युद्ध होता था, यानी बाहरी युद्ध होता था, किसी और देश से होता था, तो इनको समुद्र पार जाना पड़ता था। और हिंदू धर्म में कहा जाता कि समुद्र पार करना हमारे लिए पाप है ना। इसलिए भारतीय संघ क्या थे, असंतुष्ट थे। एक कारण ये भी है, ये थोड़ा धर्म से रिलेटेड हो गया, है ना। लेकिन जाना पड़ता था, क्योंकि ये कानून बना दिया था कि अगर आप मेरी सेना में शामिल हुए हैं तो आपको कहीं भी हम भेज सकते हैं, है ना, कहीं भी भेज सकते हैं, आपको जहां भेजना है वहां भेजे। लेकिन इससे क्या कर रहा है कि हिंदू धर्म का जो है समुद्र पार करना पाप माना जाता था। इसलिए कहते थे भारतीय सैनिक बोले कि ये हमारा धर्म को भी नष्ट कर रहा है ना। अब बाद में तो और नष्ट कर देगा, चर्बी वाला का हाँ आ रहे हैं, वो तत्कालिक कारण है, वो स्पेशल कारण, मेन कारण वहीं से स्टार्ट होता है। अभी तक हम नॉर्मल कारण बताते जा रहे हैं, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, है ना। अभी नॉर्मल सब कारण जा रहा है। और उसके बाद इसमें सैनिक कारण, इसको धार्मिक कारण ही बोल सकते, क्योंकि यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। तो कुछ कुछ कारण, कम वेतन देना, आपका समुद्र को पार ले जाकर युद्ध करवाना, ये सब भी एक कारण हो सकता है। अब मेल है तात्कालिक, जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ इसलिए ज्यादा, इसमें हम ज्यादा को ध्यान नहीं देना चाहिए, सब लोग को पहले से कुछ न कुछ मालूम है। 1856 में ही एक सरकार ने एक रूल लाया, एक बंदूक था लोहा वाला पहले वाला, उसका स्थान पर न्यू इनफील्ड, नाम के नोट कर लीजिए, न्यू, कहीं कहीं न्यू नहीं देखे, खाली इनफील्ड राइफल भी लिखा चलेगा, है ना। न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। उसमें क्या था, कारतूस जो होता था, है ना, कारतूस को, उसका जो ऊपरी भाग था उसमें सुअर और सुअर प्लस गाय, है ना, गाय की चर्बी रहता था। गाय का चर्बी अगर मुंह से काटेंगे किसका धर्म होगा, हिंदू धर्म का होगा नष्ट, और इसे मुस्लिम भाई का। ये दोनों का क्या किया, धर्म नष्ट करवाया, है ना। अब जो भी कारण से था, धर्म जानबूझ कर कराया या जो भी कराया, है ना, लेकिन करना पड़ा। देखिए ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, और कारतूस बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था, है ना। यानी कि गाय से हो गया हिंदू का, बार बार रिपीट कर रहे हैं, अभी भी गाय को हिंदू माता मान रहे हैं हम लोग, और सुअर से मुसलमान लोग को मुसलमान भाई। तो जो भी हो, दोनों का हिंदू धर्म को नष्ट करने, आपस में लड़वा रहा है, एक तरह सब मान किया, है ना। तो इसलिए कहा कि इस राइफल का प्रयोग करना विरोध कर दिया, बोला हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हमारे धर्म नष्ट, और दोनों भाई करेंगे, हिंदू भी और मुस्लिम दोनों भाई कहेंगे हम नहीं करने पे, है ना। काटना पड़ता था, ठीक है। तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग, चर्बी में गाय और सुअर का इस्तेमाल, और ऐसा उनको माना था कि मुंह से काटने पर क्या होगा, उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। और यही घटना चिंगारी का काम किया, और मंगल पांडे सबसे पहले आए, है ना। मंगल पांडे का नाम फिल्म ही बन चुका है इस पर। मंगल पांडे पहला, ये सेना, ये सैनिक है, खतरनाक सैनिक है, सब लोग हिम्मत नहीं कर पाता अंग्रेज के विरुद्ध लड़ने के लिए, है ना। और इसने पहली बार उठाया गोली, वही राइफल से मार दिया जो राइफल से करते थे काम। बैरकपुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, याद रखेगा। 34वें रेजिमेंट, है ना, रेजिमेंट होगा, डेंट हो गया, रेजिमेंट के, है ना, के मंगल पांडे। पूछ सकता किस रेजिमेंट के थे, क्वेश्चन भी आता है ना। बैरकपुर और 34वें रेंज के मंगल पांडे, है ना। 29 मार्च, डेट रखिएगा, 29 मार्च, यहां लिखते हैं 29 मार्च 1857 को दो आदमी को मारा, एक लेफ्टिनेंट बाग को और सर्जन हैरिसन को गोली मारकर हत्या, वही एनफील्ड राइफल से। तो अंग्रेज छोड़ देगा इसको, नहीं छोड़ेगा, क्या करेगा, इसको भी फांसी दे दिया। कब, देखिए मारा है 29 मार्च को, अभी कुछ ही दिन बाद, अप्रैल खाली खत्म हुआ ना, मई में इसको तुरंत फांसी दे दिया मंगल पांडे को। क्या केवल मंगल पांडे ही किए थे, नहीं, इसके जैसे 90 सैनिक और भी थे, 90 कहीं 100 भी जाता है, ज्यादा था, है ना। ये लोग ने विरोध किया था, और सबको धीरे धीरे फांसी ही देता मैक्सिमम को। और 10 मई 1857 जब फांसी पड़ गया, तो अब 2 दिन के बाद वहां तो हो भी क्या,
और मेरठ में यहाँ तैनात भारतीय सेना पूरा विद्रोह कर दिए और निकल पड़े दिल्ली कूच के लिए, है ना। और दिल्ली जाकर बोले कि जो हमारा बहादुर सफर जो दिल्ली में बैठे हुए थे राजा, उनको क्या किया, भारत का सम्राट, भारत का सम्राट तो है ही थे फिर से, क्योंकि वो डलहौजी को बहुत बेइज्जती किया था ना तो इसलिए फिर से उसको क्या किया, पुनः इनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। किनको, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर बाद में इनकी मृत्यु हो जाएगी, रंगून में जाकर इनको कैद कर लिया जाता है 1800 विद्रोह के बाद, है ना। तो ये था तत्कालिक कारण। तो कारण 3 चीज, फिर आइए हम बार रिपीट करते हैं इसलिए कि याद पिछला भूले नहीं कम से कम। पहले डलहौजी कर लेते हैं, डलहौजी, फिर बेलेजली। अरे खाली क्वेश्चन कहीं कहीं इतना भी आता है कि सहायक संधि किसने दिया, इतना ही, कोई ज्यादा डिपली भी नहीं रहता कहीं कहीं तो, और भी भूल जाता लोग, है ना चलिए बेलेजली का। फिर इधर आ गया बुराजस वाला, और चौथा आ गया सैनिक असंतोष, जो बताया ही समुद्र पार वाला असंतोष, और पांचवा आपका हो गया तत्कालिक कारण। चलिए कारण तक तो हम पहुंच गए, और तत्कालिक कारण में ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा मंगल पांडे वाला है। इसमें डेट पूछ सकता है कि मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया, और पहली बार कहां से शुरुआत हुआ, विद्रोह कहां शुरुआत हुआ, मेरठ से। यह है ईपी में वाला मेरठ, और दिल्ली के लिए कूच गए, और अलग अलग क्षेत्रों में। अब यहां के बाद हमने चार्ट बना कर दिए हैं आपको, है ना, कैसे कैसे ये विद्रोह फैला, विद्रोह कहां कहां होने लगा, विद्रोह कहां कहां फैला। जब देखा कि सब जगह होने लगा, कहां कहां फैला, फैला जरूर, लेकिन तुरंत अंग्रेज बहुत तैयारी में थे, तुरंत क्या कर दिए, दमन कर दिए, दमन कर दिए तुरंत। तेज तरार तो अंग्रेज है ही हैं, उनके पास बंदूक है, हमारे पास लाठी तलवार रहेगा तो क्या होगा, है ना। भारतीय सेना के पास ज्यादा थोड़ी सबको, जो विद्रोही नेता है, जो विद्रोह कर रहे हैं, वो तो बहुत सिंपल आदमी है ना, सैनिक जरूर है लेकिन उनके पास उतना तोप और तोपखाना जैसा चीज नहीं है। अब मैंने एक चार्ट बनाया, इस चार्ट के आधार पर आपको थोड़ा जल्दी निकलेगा, केंद्र कहां कहां है, उसका वहां का नेता कौन बना, और उसको दमन करता, तो मतलब दबाने वाले अंग्रेज। एक ही चार्ट में खत्म हो जाएगा, दबाने वाला, है ना। इसको चाहे तो लिखते चले हल्का सा, क्योंकि ये 2-3 पेज में, एक पेज में चला जाएगा अलग से। दिल्ली, पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं, तो दिल्ली में पहली बार हुआ ना, मेरठ से कहां गए, दिल्ली, है ना, तो वही कर यहां 2 आदमी का नाम आता है, बहादुर शाह जफर जो भी बताए सेकेंड, और बखत खान, 2 नाम है ना। ये दोनों आदमी बहुत लड़ाई लड़े, है ना, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया और इनकी हत्या हो जाती है बाद में। लेकिन ये लोग भी बहुत चलाक है, एक अंग्रेज को मार गिराया शुरू में पहले, जॉन निकल से। पूछ सकता है कि 1892 में, इधर का नेता बहुत नंबर है, इधर में मरने वाला पहला व्यक्ति जॉन निकलसन मारा गया, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और आपको बता दें, हडसन भी इतना खतरनाक आदमी था कि जो बहादुर शाह जफर था, इसका पुत्र जो था 2 गो, एक नाती भी रहता है, चलिए नाती का नाम लेते हैं, 2 पुत्र को क्या किया, मार गिराया, और लाल किला के सामने, इसके सामने ही मारता है। चलिए, इसीलिए बेचारा बहुत दुखी हो गया, और लास्ट में आत्मसमर्पण कर देता है, और बाद में इसको कहाँ भेज जाता है, रंगून, है ना। इनका जाके आपका 1862 में शायद इनका मृत्यु होता है ना, 62-61 में इनका रंगून में जाकर मृत्यु हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा, दिल्ली में कौन नेता बने, बहादुर शाह जफर और बखत खां। जॉन सिकल, दबाने वाला कौन, 2 आदमी, जॉन निकलसन और हडसन। जॉन सिकल खुद मर गया, दबाया, शुरू में दबाया कि अपने भी मारा गया, और हडसन इसके पुत्र को गुस्सा में मार दिया, इसके 2 पुत्र को, एक नाती, लिख चाहे तो नाती भी लिख सकते हैं, नाम भी आता कहीं, है ना, उतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। चलिए, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये आता है क्वेश्चन। ये नेपाल बाद में भाग जाती है, जब देखता है कि हमको हारने लगती है तो नेपाल, और इसको हराने वाला कौन, कैंपबेल, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, नेपाल मतलब नेपाल भाग गई है, नेपाल के रहने वाले नहीं है। चलिए, लखनऊ, ये हम चार्ट बनाए ताकि आपको और इजी हो जाएगा फटाफट। झांसी या ग्वालियर, है ना, ग्वालियर से तांते टोपे भी रहे, ताकि कानपुर भी आते हैं बाद में, है ना, और झांसी, रानी लक्ष्मीबाई तो फेमस ही है। लक्ष्मीबाई भी बहुत लड़ती है और मारी जाती है, और इसमें जॉन हीरो उसमें थे, कौन है ना, इस युद्ध में मारी भी जाती है।
कानपुर से नाना साहब, ये भी नेपाल चले जाते हैं। तात्या टोपे और कैंपबेल, ये भी मारा जाता है। बाद में इनको भी फांसी दी जाता है, इनको भी फांसी दी जाती है। हम हल्का हल्का लिखते जा रहे हैं, इस पर लिखा हुआ नहीं है इनको। लेकिन कैंपबेल, देखिए कैंपबेल बहुत खतरनाक आदमी दे रहे हैं, सब जगह कैंपबेल का नाम मारा जाता है ना, वो सब जगह कंट्रोल में किए हुए हैं। इलाहाबाद जो है बहुत अच्छे, लेकिन जो आता है लियाकत अली, कर्नल नील। फैजाबाद सब ईपी में ही है, मौलवी अहमद उदला, ये देखिए मुस्लिम भाई भी कर रहे हैं नेतागिरी, कर्नल नील। और जगदीशपुर जो हमारे फेमस हैं, अगर क्वेश्चन कभी कभी एक दो बार आया है कि कुंवर सिंह को गोली लग जाता है तो अपना कहते हैं कि हाथ को ही गंगा में काट के बहा देते हैं, है ना, तो पूरा कभी इनका जीवनी पढ़िएगा तो मिलेगा। ये जगदीशपुर पड़ता है आरा के पास, कहाँ पड़ता है, आरा के पास एक गांव है, छोटा सा क्षेत्र है, जगदीशपुर रेलवे स्टेशन भी है ना। भाई अमर सिंह, है ना, और वहाँ दबाया विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने मिलके, है ना। और बरेली, ये है बरेली, खान बहादुर खान और विंसेंट आयर। फिर से इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार याद नहीं होगा, लेकिन आप पहले कुछ की इधर याद करें, कम से कम नाम वाला, तो कुछ तो जैसे झांसी वाला याद रहेगा, कुछ है ना। कानपुर का नाना साहब जो पहले सुने तो कुछ को याद रहेगा, कुछ जगदीशपुर कुंवर सिंह याद रहता है ना, कि जगदीशपुर कभी खाली बिहार से पूछेगा तो भी उत्तर यही आता है, पूछेगा बिहार में कौन नेतृत्व किया तो कुंवर सिंह, है ना। लेकिन और दूसरा तरह से पूछेगा, जैसे आरा पूछ दिया चाहे जगदीश पूछ दिया तो एक ही उत्तर होगा, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि अलग से नहीं होगा। हाँ, पटना पूछेगा तो अलग हो जाएगा, देखिए पटियाला देते हैं, पटना पूछ दिया, बिहार में ही पटना है ना, पटना पूछ दिया स्पेशल नाम आ जाएगा। ये हो गया पीर अली, है ना, और ये है विलियम टेलर और विंसेंट है, विंसेंट आयर सब जगह घूम रहे हैं। और फतेहपुर में ये है अजीमुल्ला और इधर है जन्नत बोर्ड। इतना भी याद है, 8 या 9 को दिए हैं, इतना याद, इसको याद करने लग कौन को और भी हम बना दें, सब याद नहीं कीजिए, कम से कम मेन चीज हम उसको अलग कलर से रंग देते हैं, थोड़ा सा और ध्यान रहेगा। दिल्ली का याद कीजिए कम से कम, लखनऊ भी याद रहेगा, है ना, 2-3 तो याद रखना ही पड़ेगा। फिर झांसी याद रहेगा, कानपुर याद कीजिए, इलाहाबाद याद कीजिए, और बिहार याद रहेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फैजाबादी सब बहुत कम पूछता है, नहीं आता है ना, हम दे दिए अलग चीज, लेकिन पूछता कम है, आपको आता नहीं है। और पटना याद रखिए कम से कम, है ना। ज्यादा आप इधर बहुत कम, कभी रेयर में पूछेगा किसने दबाया, ज्यादा पूछता है नेता वाला ही, है ना। तो 1857 का विद्रोह तो हो गया, और उसका परिणाम क्या हुआ, सब तो दब गया, सब जगह धीरे धीरे दबा दिया गया, है ना। और अंग्रेज इतना शक्तिशाली थे कि दबना तो पड़ेगा ही, दबना ही पड़ेगा। हम लोग उससे लड़ कितना पाएंगे, कितने देर टिकेंगे, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग को फांसी दे दिया गया। और कहता है परिणाम, पहला परिणाम यही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। ये क्वेश्चन आता है बार बार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब समाप्त हुई बताइए, 1857 के बाद, 1857 के बाद, है ना, यानी कि लड़ाई के बाद, 58 मान सकते हैं। अब आई थी कब, 1600 में ना, 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, तो ये लिखे, तो समौनी समाप्त करके सत्ता की बागडोर, देखिए सत्ता मतलब पावर, है ना, कहाँ चला गया, क्राउन यानी कि राजा रानी के पास, है ना, ठीक है, वहां चला गया। तो एक दोनों में एग्रीमेंट होता है, यहाँ की सरकार और वहाँ के सरकार में, तो इसी में कहा, और इसको बोला कि आपको बंद करते हैं। अब देखिए, अभी तक गवर्नर जनरल हो रहा था, सुनिए ध्यान से, यहीं से कंफ्यूजन दूर होगा। वो एक नया पद, एक गवर्नर पद को भी बंद कर दिया गया, एक नया पद लाया वायसराय, यहाँ से, है ना। अभी तक हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल बोल रहे थे, है ना, अब भारत का गवर्नर भी बनता है, लेकिन वायसराय यहाँ से शुरू होगा, 1857 में। लिखे गवर्नर चल के पद को क्या किया, वायसराय कहा जाला। और उस समय कौन था, जब सब लॉर्ड कैनिंग। तो पूछेगा क्वेश्चन कि एक ने पूछ रहे हैं, अंतिम गवर्नर जनरल भारत का, लिखिएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही है। कन्फ्यूजन पहले दूर कर ले यहाँ पर, इसको और हम दूर करेंगे और अच्छा से जब पूरा पढ़ाएंगे तब। अब फिर आते हैं भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा, ये उत्तर भी वही होगा, प्रथम
वायसराय, ये भी लॉर्ड कैनिंग। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 विद्रोह के समय में कौन था वायसराय, यही उत्तर होगा, है ना। इसी के काल में सब युद्ध हो रहा है, आने कोई अंतर पद है बस, जैसे आपको कहते हैं पद है, पद को नाम बदल दिया और कोई अंतर नहीं है, अंतर कोई नहीं है, पद का नाम है, कोई अंतर नहीं है। आदमी बदल गया, केवल आदमी भी तो वही रह गया, खाली पद का नाम नोम के लिए से बदला है, कोई अंतर नहीं। कोई ना, अगला पहले बोल दिया ना कि पद को समाप्त कर दिया गया, जो लाया गया रूल के हिसाब से इसको समाप्त करके खाली नाम क्या बोल दिया गया, वायसराय कहा जा रहा है, खाली केवल नाम बदला, आदमी भी वही रह गया, लॉर्ड कैनिंग को ही रखा। अब देखिए एक और रूल बोला कि भविष्य में कोई भी अंग्रेज जो होंगे राज्य में नहीं मिला जाएगा, यानी कि अब है कि कोई भी डलहौजी वाला भी सिद्धांत क्या होगा, खत्म, और सहायक संधि भी खत्म, सब खत्म। बोला कि अब कोई नहीं मिलेगा, कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिला जाएगा, या अर्थात हड़प नीति को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। कब, 1857 के युद्ध के बाद। फिर लिखा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा अब सरकार, कितना अच्छी बात बोल रहा है। अभी तो था ना कि आपका समुद्र पार करना है ये वाला, फिर आपका गाय और सुअर वाला मैटर उठा था, है ना। बोला कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपना अपना धर्म जो मनाएंगे उनका हस्तक्षेप, है ना, नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी, ब्रिटिश सरकार, यानी जो क्राउन, अब क्राउन बन, अब तो ब्रिटिश कंपनी है नहीं, इसलिए अब सरकार बोल रहे, अब कंपनी नहीं बोलेंगे, है ना, अब जो भी बोलेंगे ब्रिटिश सरकार। एक और काम किया, भारतीय सैनिकों की संख्या और यूरोपीय मतलब वही ब्रिटिश का संख्या, है ना, का अनुपात पहले कितना था, 5:1, समझ लीजिए। पहले इसको घटा के कर दिया 2:1। ये देखिए, ये एक नया काम कर दिया, यानी भारतीय सैनिकों की संख्या क्या कर दिया, कम कर दिया, कमी नहीं किया जी, है ना। कारण है कि ब्रिटिश कंपनी को बोला तुम हटो, अब हम अपना सेनाओं से भेज रहे हैं धीरे धीरे, है ना, और धीरे धीरे वो अपना बढ़ा रहा है, क्योंकि इसका अनुपात यही रह गया, हमारा अनुपात कम गया था, यानी कि भारत सैनिक का कम गया। दूसरा, विद्रोह के पहले सेना में ज्यादा कहां का आदमी होते थे, बंगाल और अवध के। क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए, ये फेमिया क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सेना में कहां के सैनिक सबसे अधिक होते थे, अवध और, अगर ये दोनों चॉइस देगा तो ये आंसर होगा सर्वाधिक, लिख लीजिए। अगर इसमें भी कोई चॉइस दे दे दोनों में, इसमें से दो में से कोई एक, तो सर्वाधिक अवध मारिएगा, एक इतना डीपली नहीं आएगा। ब्रिटिश सेना में सर्वाधिक सैनिक कहां के होते थे, किस क्षेत्र के होते थे, अवध के। इसमें बंगाल भी शासन की, अगर अवध चॉइस देता बंगाल देंगे, बंगाल दोनों तो ठीक है, और ये आपका सैनिकों सर्वाधिक। लेकिन पहले होता था, अब क्या क्या, अब गोरखा को लिख लीजिए, अब गोरखा और पंजाबी को भरने लगा गया है, यही परिणाम इसका हुआ, है ना। इसने क्या किया, पहले बंगाल अवध का साथ ज्यादा, आपको हालांकि नहीं, अब किसको भरेंगे, गोरखा और पंजाबी की संख्या को बढ़ाया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोरखा पंजाबी सेना में कब से अधिक संख्या में शामिल होने लगे, 1857 के विद्रोह में। देखिए मैं लिखा भी है, इसके संग घटा देगी, अब उनकी संख्या क्या कर दी जगह पर, पंजाबी और, अभी गोरखा का काम चल रहा, अभी हल्ला है टीवी में, पता है, न्यूज पर देखते हैं, अभी चल रहा अग्निवीर, नाम सुने ना। अग्निवीर में कहा जाता है कि गोरखा शामिल नहीं हो रहे हैं, ये नेपाल, ये मुख्य रूप से नेपाल के व्यक्ति को बोला जाता है ना, मना कर, नेपाल वाले कंट्री सरकार भी मना कर दिया है कि अग्निवीर में 4 साल के लिए क्यों जाएगा जॉब करने के लिए, है ना। इसलिए थोड़ा सा भी सरकार को सोचना पड़ रहा है अग्निवीर के बारे में। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, भर्ती तो हो गए और तैयो बैंक, रेलवे, एसएससी का परीक्षा दे रहे हैं, 4 साल का नौकरी, किसी भी सेफ्टी नहीं ना है, सेफ्टी इसको नहीं ना है, उसको कोई भी व्यक्ति चाहता है आपको सेफ्टी भी जॉब मिले ना, तो भर्ती हो गए जबरदस्ती किसी तरह चले गए, अब फिर जाकर एसएससी करते हैं, अच्छा रिजल्ट हुआ छोड़ के भाग गए, यानी धीरे धीरे छोड़ के भाग भी रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान ही, है ना। तो सरकार को सोचना पड़ जाएगा कि ऐसा योजना क्यों लाए, आप खाली मैंने सेना भर्ती का उसको अच्छा सुविधा दीजिए तब ना रहेगा, नहीं तो टिकेगा ही नहीं, कोई भी नहीं टिकेगा, उन्हीं का बेटा नहीं टिकेगा, है ना। तो क्या किया, अवध और बंगाल को घटाया और कहां बढ़ाया, पंजाबी और गोरखा की संख्या को बढ़ाया, है ना। और एक और बोला हम भारत की देखभाल के लिए एक हम नियुक्त कर रहे हैं सचिव साहब, सेक्रेटरी साहब आ गए, राज्य सचिव नियुक्त करता है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, नए अधिकारी की नियुक्ति की गई। बहुत ईवीआई क्वेश्चन होता है ना। और इसका काम है कि
टीम बनाएगा, 15 सदस्य का टीम बनता है जिसको बोलते हैं मंत्रणा परिषद। ये पूछा बताएगा कहाँ कहाँ क्या घटना घट रहा है और उसका योजना रिपोर्ट कहाँ देगा, क्राउन को, है ना। जिसमें 8 की नियुक्ति कौन करेगी, सरकार, और 7 की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होता है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 8 7 15 के द्वारा होगी। तो ये हो गया राज सचिव की नियुक्ति। अच्छा क्वेश्चन, राज सचिव 1 और प्लस 15 कितना हो गया टोटल, 16। अपने खुद जोड़ेगा तब। ये था क्या चीज, परिणाम। तो परिणाम में हम क्या क्या देखे, फिर से रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट देखे कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, कंपनी क्या हुआ, समाप्त हो गया, पहला पॉइंट। तो दूसरा, डलहौजी नीति भी खत्म, सब धीरे धीरे खत्म। सैनिक की संख्या क्या कर दिया, घटा दिया। भारतीय सैनिक का, है ना, भारतीय सैनिक का संख्या 5:1 से क्या कर दिया, 2:1। ये आता है क्वेश्चन डैड, ये क्वेश्चन पूछ चुका है लिख दोबारा। एक बार सीटेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, अगर बीएड की परीक्षा थी उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो जिनका 6 to 8 वाला में, है ना। तो 5:1 से 2:1 किया गया। चौथा पॉइंट वही अभी मैं बताया था, एक सचिव बनाया गया, राज्य सचिव की पद, है ना, कि दे गया। दूसरा मैंने बताया कि वायसराय पद आया नया, वायसराय पद का सृजन हुआ, नया पद सृजन हुआ। और अगला बोला कोई भी क्षेत्र अब ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, है ना, ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, नहीं मिलाया जाएगा, लेकिन शासन करेंगे, है ना, इसमें तो कोई मतलब नहीं है, सत्ता तो उसी के पास रहेगा, है ना। तो ये था आपका परिणाम इंपॉर्टेंट। आपका सैन्य वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है, बाकी राज सचिव वाला, बस यही 2 ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है परिणाम में। अब है कि ये विद्रोह क्यों असफल हो गया, हर एक पॉइंट बाय पॉइंट चल रहा है, क्यों असफल रहा, इस पर चलते चर्चा करते हैं। पहला, सीमित क्षेत्र, मतलब ज्यादा क्षेत्र में फैला नहीं, ज्यादा बिहार यूपी में रह गया, है ना। ज्यादा कानपुर सब कहाँ, बरेली सब कहाँ है, सब तो यूपी में ही है ना। कानपुर है ना, कुछ हद तक एमपी भी गया मानते हैं, ठीक है, जहां से उसी मान के चलते हैं। फिर कुछ चला गया आपका दिल्ली तरफ, यानी कि जो भी रहा उत्तर ही रहा, यानी कि नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, है ना। तो बंगाल, पंजाब, मद्रास, कश्मीर, उड़ीसा और दिल्ली तो है ही, दिल्ली को छोड़, दिल्ली किसे रहेगा, दिल्ली तो कट जाएगा, है ना। उड़ीसा में नहीं फैला, है ना। बंगाल, पंजाब, मद्रास और कश्मीर, उड़ीसा में, यानी कि अब मद्रास में क्या हो गया, साउथ इंडिया, क्या हो गया, साउथ इंडिया में नहीं गया। तो ये एक गलत चीज है। जब विद्रोह होना चाहिए तो सब जगह होना चाहिए था। बंगाल में खाली शुरुआत हुआ, बंगाल में क्या हुआ था, केवल शुरुआत हुआ था, फैला नहीं। फैला कहाँ, मेरठ से ना, है ना, शुरुआत। इसलिए बंगाल में भी ज्यादा उपद्रव नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, जबकि शुरुआत तो वहां ज्यादा। मद्रास में कुछ भी नहीं हुआ, कश्मीर में कुछ नहीं हुआ और उड़ीसा में कुछ नहीं हुआ। तो ये सब क्षेत्र में नहीं फैलने के कारण क्या हो गया, असफल हो गया, जल्दी दबा दिया गया। चलो ज्यादा कुछ ही एरिया में है, दाब दिया। चलो अगला पॉइंट, तो पहला कि कम क्षेत्र में ही फैला इसलिए दब गया, नहीं तो हम लोग सब लोग एक जगह यूनाइट हो जाते तो शायद हरा देते। चलिए, सीमित संसाधन, हमारे पास एक ही चीज है, तीर और तलवार, लड़ते रहिए, कितना लड़िएगा, है ना। ईद कर रहे थे तो ये भी खत्म हो गए। आप तो दूरी से गोली चला देगा, बेहोश हो जाइएगा, है ना। बेहोश तो मर ही जाइएगा। योग नेतृत्व, ये देखिए हमारा नेता सही नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं था कि पूरे जोर के एक सूत्र में बांधे, सब अपने अपने एरिया में लड़ रहे हैं, है ना। ये दिक्कत है, कोई देश के लेवल का कोई नेता बनाया कि जरूर बहुत सा जफर को, लेकिन वो जल्दी हार मान गए, क्योंकि उनके बेटा को ही मार दिया पहले तो बेचारा को, तो वो अपने हिम्मत हार गए। तो योग नेतृत्व का भी अभाव, और सबसे मन इम्पोर्टेंट, जनता ही साथ नहीं दिया। ये देखिए खाली सैनिक ही उछलते रह गए, है ना। और कुछ कुछ जगह राजा भी उछले बहुत, शिक्षित वर्ग रह गया। ईद और खतरनाक आज, खाली जमींदारी, जमीनें हड़पने में रह गया किसान से, है ना, क्योंकि इसको फायदा था ना। ये तो जमींदारी वाला बेहतर, व्यापारी वर्ग को भी पैसा मिल रहा है, कृषक वर्ग बेचारे को कुछ पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है ना, कहाँ लड़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना किसान। तो ये शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग और कृषक वर्ग भाग ही नहीं लिया। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से 98 में किसने भाग नहीं लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं ऑब्जेक्टिव को खाली अलग कर दिया हूं, है ना। और इसमें जमींदार भी दे सकता है चॉइस आपको, तो जमींदार भी भाग नहीं लिया, याद रखिएगा, है ना। तो ये था क्या चीज, क्या पढ़ा रहे थे, भी बुला गए,
कारण, हाँ ना, विफलता का कारण क्यों हुआ। तो कौन कौन कारण हुआ फिर से आते हैं, कारण क्या बना, हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। सीमित संसाधन या सीमित क्षेत्र हो गया पहले, फिर संसाधन भी सीमित कर दिए, और योग नेता नहीं मिला हमको, अच्छा है ना, योग नेता नहीं, कोई लड़ाकू अच्छा मिलता, झांसी रानी सब मिल रहता तो मजा आ जाता है ना, या टीपू सुल्तान की तरह, सब लोग वैसा नहीं थे। और विपन का तो ही हो गया, संसाधन में ही आ गया, और जनता का अभाव सीधे कहिए, है ना, जनता का समर्थन नहीं मिला। ये सब कारण हो सकता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाकर दे तो आपको थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि शिक्षित वर्ग भाग नहीं लिया, जमींदार नहीं लिया, व्यापारी वर्ग नहीं, कृषक वर्ग नहीं लिया। अब देखिए कुछ इतिहासकार हैं, कुछ राइटर हैं जो 1800 स्तंभ विद्रोह को स्टेटमेंट जारी किए हैं। क्वेश्चन पूछेगा किसने 1800 स्तंभ विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। क्या है, अशोक मेहता, नोट कर लीजिए, है ना। राष्ट्रीय विद्रोह भले है तो ये क्षेत्रीय विद्रोह ही ना, खाली बिहार और ईपी में ही, और कुछ अब तक इधर भी, लेकिन ये शो कर रहा है, कह रहे हैं राष्ट्रीय विद्रोह, इनके हिसाब से, ये अपनी सोच इनकी है। फिर एक और आते हैं बीडी सावरकर जी, इसने कहा यह विद्रोह नहीं बल्कि एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत अच्छी बात है ना, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, देश को आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है बीडी सावरकर के हिसाब से। और ये हैं विदेशी आदमी बेंजामिन डिज़राइल, यह कहते हैं यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह न था, सुनिए, यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सिपाही विद्रोह। ये एक सिपाही विद्रोह नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं क्या ये सिपाही विद्रोह था, अभी आएंगे लॉरेंस क्या बोलेगा, सिपाही विद्रोह। तो लॉरेंस का ही विपरीत में आ रहा है, सिपाही, जॉन लॉरेंस बोलते हैं सिपाही विद्रोह था, क्योंकि सेना ही खेल भाग लिया ना, इसलिए बोल दिए। और जबकि डिज़राइल साहब क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह था। तो राष्ट्रीय विद्रोह बोलने वाले दो व्यक्ति, एक अशोक मेहता भी हैं। अब देखिए जैसा चॉइस वैसा आंसर करना पड़ेगा। मेहता, एक है बेंजामिन साहब डिज़राइल, है ना। तो याद रखिएगा कि सिपाही विद्रोह इसने कहा था, जॉन लॉरेंस। एक रीज है, ये कहते इस्लाम ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये देखिए ये अलग दिमाग लगा दिया अपना, है ना, ये गलत है, इसकी देखने में गलत लग रहा है, ईसाई धर्म के विरुद्ध क्यों करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं। एक और है M.S.N. सेन जी, है ना, हाँ ये भारतीय हैं, ये सेन साहब भारतीय हैं, बंगाली है, सेन बाद। यह विद्रोह धर्म की लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ, बात सही है। शुरुआत क्या हुआ, गाय और सुअर से चालू हुआ, है ना, और बाद में क्या बन गया, स्वतंत्रता सर। ये इसका लगता अच्छा वर्ड है, ये सही सोच रहे हैं, है ना। चलिए R.C. मजूमदार, ये भी हमारे राइटर हैं, ये कहा कि तथाकथित जो सब लोग बोल रहे हैं प्रथम राष्ट्रीय समता है, न है यह प्रथम है और न है यह राष्ट्रीय और न है यह, कुछ नहीं मान रहे हैं इसको, है ना। चलिए ये है R.C. मजूमदार का कथन। जो जितना लोग बोल रहे हैं कि ये प्रथम है, ये राष्ट्रीय है, ये स्वतंत्रता, मतलब कुछ नहीं है, ये केवल ऐसी सामान्य युद्ध की बात करते हैं, है ना। तो R.C. मजूमदार। तो इसमें याद करने वाला 2-3 पॉइंट जहां से आपको याद करना चाहिए मेरे हिसाब से, अशोक मेहता याद रख लीजिए, और बीडी सावरकर का, और बेंजामिन, तीनों तो इंपॉर्टेंट है, तीनों आपका इंपॉर्टेंट है ना, तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तीनों आता भी है बार बार। और एक सेन वाला भी याद रख लीजिए, है ना, और एक जॉन मॉनसन, बस काफी इतना है। 5 को याद रखिए, 3 उधर से 5 को यहाँ से, है ना, जिसने अलग अलग मत किया। इस पर कुछ किताब भी लिखा गया, किताब वाले शायद दिए होंगे, हाँ किताब वाला भी आया होगा, इस पर देखिए कुछ पुस्तक है, इस पर उस पर क्वेश्चन आता है। जैसे अशोक मेहता ने क्या बोला भाई, राष्ट्रीय विद्रोह, उसने पुस्तक, तो पूछेगा किस पुस्तक में बताया, आप देखिए क्वेश्चन घुमा के देता है ना। राष्ट्रीय विद्रोह किस पुस्तक में कहा, द ग्रेट रिवेलियन, ये पुस्तक का नाम है, बुक का नाम। फिर है सावरकर भी जी, सब पुस्तकें का नाम है, सबका नहीं है। द फर्स्ट होना चाहिए, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये देखिए, है ना। और पीसी जोशी, एक खाली रिवेलियन। और है एसन सेन, 1857, यानी 1857 इसी को बोल रहा, यानी खाली लिख दे कि 1857 क्या है, खाली लिखे, तो एक बुक का नाम है, लिख लीजिए, एक पुस्तक का नाम है। जो राइटर कौन है, S.N. सेन साहब, एक पुस्तक का नाम है।
है ना, खाली ऐसे कर दे कि 8057 क्या है, तो ऐसा ना कि AK-47 समझ जाए है ना, घबराई जाएगा, AK-47 अलग हो गया है ना, 1857 नहीं, AK-47 नहीं, तो 8057 क्या, एक पुस्तक का नाम, इसका राइटर कौन है, MS जैन। तो इसमें भी इसमें सब याद रखिए, क्योंकि इसमें वही दिए जो आपको पूछता है, ज्यादा हम दिए ही नहीं है। द ग्रेट रिबेलियन भी आता है, द फर्स्ट बार पूछता है इंडिपेंडेंस, रिबेलियन पूछता है, और ये ज्यादा पूछता है, ये ज्यादा पूछता है। 8057 एक दो बार आ चुका है बीपीएससी में भी क्वेश्चन। तो पुस्तक के आधार पर अब हम लास्ट पैराग्राफ की ओर चल रहे हैं। यहां से क्वेश्चन और आता है जब सबसे खतरनाक है, पूछता है कि 1800 में कौन कौन क्या थे, है ना। तो पहला पूछेगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, ये क्वेश्चन खूब आता है, नोट कर लीजिए, पाल्मर्स्टन आता है ना। भारत के गवर्नर जनरल कौन था उस समय, लॉर्ड कर्नल, बाद में क्या बन गया, वायसराय, ये भी लिख लीजिए, वायसराय, लॉर्ड कैनिंग वायसराय। और भारत का मुगल सम्राट कौन था, शाह जफर सेकंड कर दीजिए, है ना, पूरा नाम है। जो बाद में इनकी मृत्यु कहाँ हो जाएगी, रंगून में। रंगून कहाँ पड़ता है, बर्मा में, बर्मा की राजधानी कहाँ है, रंगून, है ना। और विद्रोह के जब विद्रोह हुआ उस समय कंपनी का हेड कौन था, एक अच्छा क्वेश्चन भी है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। विद्रोह जो हुआ उस समय कंपनी का, ब्रिटिश कंपनी का हेड कौन था, जॉर्ज एनिसन। और जब विद्रोह शुरुआती में, या जब विद्रोह के समय एक शुरुआती हो, दोनों मतलब है कि जब हम आपका मंगल पांडे हल्ला किया, है ना, उस समय कौन सेनापति था, कैंपबेल, है ना। तो ये दो ही सेनापति बाद में रहते हैं, और दोनों ही मिलकर ज्यादा अधिकतर जगह दबाते हैं। कौन, 1870 विद्रोह के नेता लोग को मारने के लिए जाते हैं। तो अभी तक मेरा 1857 में हम क्या क्या देखे, पहले देखे कारण, हम रिपीट कर रहे हैं, फिर हम देखे प्रसार, नहीं शुरुआत का प्रारंभ कैसे हुआ, तीसरा देखिए हम विस्तार, कहाँ कहाँ फैला, एवं दमन, है ना, दमन, फिर देखे चौथा देखे परिणाम। चूंकि ये पढ़ा हुआ इसलिए ज्यादा समय को समझने में टाइम नहीं लगेगा, परिणाम। फिर हम देखा कि पुस्तक का असफल का होने का क्या, असफल का कारण, है ना, ये अलग है। छठा हम देखे मत देखे अलग अलग इतिहास का, और सातवां हम देखे क्या, पुस्तक कुछ था, और आठवां हम देखे कौन क्या थे, कौन कहाँ कौन क्या थे, मतलब क्या ची पोस्ट पर थे, किस पद पर थे, और उस समय कौन कौन थे। ये आता है, पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा 1800 विद्रोह के समय में भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कौन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1800 विद्रोह के समय में भारत इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पाल्मर्स्टन, डायरेक्ट क्वेश्चन। 1800 विद्रोह के प्रारंभ में नियुक्त सेनापति कौन था, कैंपबेल। विद्रोह के समय या विद्रोह जब चल रहा था, मुख्य जब मेन धारा में चल रहा था, जॉर्ज एनिसन, इनको हटाकर इनको बनाया गया होगा बाद में। और मुगल सम्राट कौन है, बहादुर शाह जफर। ये आपका 1857 समाप्त।